अस्सलाम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल और आज बहुत अरसे बाद हम एक कंबाइन प्रोग्राम करने लगे हैं जिसमें आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं इंडिया से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने, जिनको आपने बहुत से प्रोग्राम्स में देखा होगा, सुना होगा। थैंक यू सो मच इस मुश्किल वक्त में भी हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। डॉक्टर अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत से लोगों की बातों को नजरअंदाज करके मेरे प्रोग्राम पर ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। मेजर रजा, आपका बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे आज हम पाकिस्तान और इंडिया की करंट सिचुएशन पर ही। मैं रिसेंटली अभी एक वीडियो देख रही थी असदुद्दीन ओवैसी की, जिनको मैंने एंटी इंडिया ही बोलते हुए सुना है, हर वक्त देखा भी है। तो वो कुवैत में बैठे हुए थे और उनसे पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ सवाल किए जा रहे थे। तो उसके जवाब में ये क्लियर वीडियो है और बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पिक्चर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को गिफ्ट की गई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो बिल्कुल फेक है और ये स्टूपिड जोकर्स है, कुछ इस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। और ये भी कहा है कि ये जो फोटो है वो तब की है जब इंडिया और चाइना की लड़ाई चल रही थी, तो इसको एडिट करके पिक्चर बना के उसको फ्रेम करके इसको गिफ्ट किया गया है ताकि पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया जाए और ये बताया जाए कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट जो है वो विक्ट्री हासिल किया है। तो बहुत एंटी पाकिस्तान बातें करते हुए उनको सुना भी गया है और देखा भी गया है। इस हवाले से आप दोनों की ही राय लेंगे। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हम लोगों ने भारत पर विक्ट्री हासिल की है, भारत का राफेल गिराया है और बहुत से उनके जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी गिरा दिए। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो वो कह रहे हैं कि फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है। तो इस बारे में आप दोनों की ही क्या राय है? सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर अभिषेक सर आपसे। जी, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आपको ना एक नज़म, बज़म, कविता जो भी कहते हैं वो सुनाना चाहता हूँ। इसके जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं या इसके जो जिन्होंने इसको लिखा है, उनका नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। आप लोग नाम जानते होंगे, शायद मेजर साहब जानते होंगे। अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने इसको लिखा है, बड़ा बढ़िया लिखा है, सुनिए। वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, मुजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका, न में फटका न कुलझुम में झिझका, किए बेसपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। समझ रही आप? दुख समझिए। कवि कहना ये चाहता है कि ये जो भारतवर्ष की आइडेंटिटी है इसको नहीं मिटा पाए दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा। हम तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। आप इसी गंगा के मुहाने पे रहने वाले लोगों की सिविलाइजेशन है। कोई किसी भी ईस्ट को पूजे, वो उसका स्वागत करना चाहिए। उसका और उसके ईश्वर का, उसके ईस्ट का, उसके गॉड का, उसके अल्लाह का रिश्ता बहुत पर्सनल होता है। किसी को ये अधिकार नहीं कि वो उसमें झांके कि वो किससे अपनी दुआएं मांगता है, किससे वो अपने आप को कनेक्ट करता है। बहुत पर्सनल होता है। इट्स अ मैटर ऑफ एक्सट्रीम प्रिवेसी। तो हमारे जो ओवैसी साहब हैं वो अल्लाह को मानते हैं या वो किसको मानते, इससे मतलब हमें नहीं रहता। इंडिया का ये सोच नहीं है और सारी दुनिया को इसी सोच पे आना पड़ा। एक समय था 100-500 साल ये तब चला नाटक की रिलीजन के नाम पे आइडेंटिटियां बनेंगी और एम्पायर बनेंगे। अंत में खत्म हो गया वो सब, वो कंसेप्ट, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था। सस्टेनेबल था ऑर्गेनिक लोकल कल्चर्स, यही सस्टेनेबल है। आप है, मेजर साहब हैं, आप पंजाबी कहते हैं, आप उठेंगे, आपको एक ही तरह के केक खाने का टेस्ट चाहिए। वो टेस्ट से आप जरा सा भी इधर उधर होंगे तो आपको वो बात नहीं लगेगी। आप शायद रशिया चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, वहां का ब्रेकफास्ट आप खाएंगे, शुरू में 1-2 दिन क्रॉसो खा के बड़ा अच्छा लगेगा, ब्लैक कॉफी पी के बड़ा अच्छा लगेगा, शुरू में 1-2 दिन आपको वहां के जो लोकल डिशेज हैं वो खा के बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन आप 5वें-6ठे दिन से जो भी आपकी ब्रेकफास्ट में बनाया होगा, आपके हस्बैंड अभी गए हैं कॉलेज में, तो मुझे यकीन है निम्रा जी आपने अपने हाथों से उनको बना के खाना दिया होगा, और वो पिज्जा और वो तो नहीं रहा होगा, वो कुछ पराठे शराठे ही रहे होंगे। क्या बनाया था ये बता दीजिए अच्छा ब्रेकफास्ट में दूल्हे भाई के लिए आज आपने? वो नाश्ता नहीं करते सुबह के टाइम।
खैर ये मुझे एक बात मैं भूल गया था कि मॉडर्न वाइफ आ गई हैं आजकल के दौर में, तो ये मेरी गलती है कि फेमिनिज्म के दौर में मैंने 1910 वाले क्वेश्चन पूछे आपसे, इसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं आपसे। ये बात मैं समझ सकता हूँ। डॉक्टर साहब आप पीछे रह गए हैं, जमाना बदल गया है। अभी कहाँ साहब की जरूरत के वो सुबह ब्रेकफास्ट की फरमाइश है, असल मैकडोनल्ड से ले लिया होगा फिर बर्गर शर्गर उसमें। हाँ ये मुझे सही, कहां से, या टिफिन में 20-25 रुपए ले लिए होंगे, खुद ही जाके मैकडोनल्ड से ले ले, ये भी हो सकता है, हैं निमराज जी। खैर एनीवेज, इससे पहले कि हम लोगों को वो पढ़े, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ओवैसी साहब हमारे देश के नागरिक हैं और वो जो बोल रहे हैं भारत की रक्षा के लिए, भारत के ऊपर कोई भी मैली आंख उठाएगा तो सारे भारतीय एक हो जाएंगे, उनका रिलीजन से लेना देना जो है वो उसमें कोई वो मायने नहीं रखता। कल तो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया, आपने सुना है? मैं पूरा यकीन है मेजर साहब ने, चूंकि वो रिश्तेदार है हमारे क्लोज वाले, तो उन्होंने जरूर सुना होगा, क्योंकि मेजर साहब के हाथ में फावड़ा भी है ताकि रिश्तेदारों की जो है वो कब्र जल्दी खोदी जाए। तो वो जो स्टेटमेंट है मोदी साहब का, आपने नहीं सुना तो वो स्टेटमेंट कुछ यूं है, वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की यंग जनरेशन जो आप लोग हैं, जिसके लिए मैं आता भी हूं आप लोग के पास, उनसे पूछना चाहता हूं कि इस टेररिज्म ने आपको क्या दिया है। अगर आपने नहीं सुना है ना तो वो आप सुन लीजिए, अगर मेजर साहब परमिशन करेंगे, वरना कोर्ट मार्शल और उससे समरी एग्जीक्यूशन से मुझे बहुत डर लगता है। तो विद ड्यू परमिशन मेजर साहब अगर आप दें तो मैं चलाऊं। वो सुनिए, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो मुझे लगता है कि बड़े इट्स अ वेरी जिसे कह लीजिए पॉजिटिव मैसेज। उन्होंने पाकिस्तान के उन लोगों को कहा जो बच्चे हैं यंग, कि आप लोगों को, ये मैं शॉर्ट्स चलाता हूं, लीजिए। आपको स्क्रीन शेयर करना है? हाँ जी, ओके। हमारी पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त कर, इसका मतलब समझिए, इसके पहले कि इसको लोग डिस्टॉर्ट करें। प्रधानमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं पाकिस्तान के लोगों से कि आप क्या करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो हमसे तो आओ फिर लड़ लो, वरना गरीबी में लड़ाई लड़ो ना। ये लड़ाई लड़ो कि इंडिया मार्स पे चला गया है, इंडिया चांद पे चला गया, हम इंडिया को हरा देंगे, उसमें लड़ाई लड़िए ना। ये लड़ाई लड़िए ना कि इनके यहां इतने इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, हम इनसे अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर पैदा करके दिखा देंगे, इस पे लड़ाई लड़िए ना। आप क्या बनानी चाहती है अपने बच्चों को? आपके बच्चे होंगे वो क्या मुजाहिद बनना चाहते हैं? वो दुनिया भर में जाकर के इस्लाम की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, या डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर, स्पेस रिसर्चर, क्या बनना चाहते हैं? ये तो आपको डिसाइड करना है। मुस्तकबिल और भविष्य तो आपका है ना, और आपके भविष्य से हमारा भविष्य भी जुड़ा है। तो वो कह रहे हैं आपसे कि आइए आगे पूछिए कि टेररिज्म ने क्या दिया है हमें। क्या इस आइडियोलॉजी को कोई सब्सक्राइब करना चाह रहा है? क्या आप अमेरिका को आप गालियां देते हैं, मगर क्या आप अमेरिका के टूल नहीं बन रहे हो कि भारत को डिस्टर्ब रखना है तो पाकिस्तान को एक न्यूसेंस वैल्यू के रूप में रखो, पाकिस्तान की जनता को रिलीजन का वो नाम पे उनको ये रखो कि ये भाई कभी भी हमें जरूरत हो तो 1000-1500 मुजाहिद जो जान मरने के लिए, लेने के लिए और देने के लिए तैयार खड़े हैं, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। कौन खेल रहा है अमेरिका की खेल? मेजर साहब से मेरी जब भी बातचीत होती है तो मेजर साहब हमेशा अमेरिका को ले आ देते हैं और चार बातें सुना देते हैं खरी खोटी कि दुनिया के सबसे मक्कार लोग हैं। मैं मानता हूं इस बात से, मैं सहमत हूं मेजर साहब की इस बात से, लेकिन उनका खेल कौन खेल रहा है? वो खेल तो आप खेल रहे हो ना, क्योंकि वो आपको वो सस्टेन ही इसलिए करवाते हैं
ताकि आप जो है भारत के लिए एक न्यूसेंस वैल्यू के रूप में हमेशा रहो, ताकि भारत कभी ग्रो ना कर पाए। वरना मेजर साहब को मैं कह रहा हूं, निमराज जी आपको कह रहा हूं, भारत ग्रो करेगा, और बिना भारत के ग्रो किए ये पूरा रीजन ग्रो ही नहीं कर सकता, क्योंकि सदियों से भारत ही ग्रो किया है। भारत ही सोने की चिड़िया थी, कोई पाकिस्तान सोने की चिड़िया नहीं थी, कोई बांग्लादेश सोने की चिड़िया नहीं थी, कोई नेपाल सोने की चिड़िया नहीं थी, कोई भूटान सोने की चिड़िया नहीं थी, भारत सोने की चिड़िया थी। और ये सब भारत का पार्ट थे, इन द सेंस कि इनकी अपनी अपनी अलग आइडेंटिटियां थी, इनके अपने अपने अलग अलग कल्चर थे, क्योंकि भारत की जो आइडेंटिटी है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। भारत डाइवर्सिटी को प्रेम करता है, क्योंकि मैं बिना तमिल के अधूरा हूं, मैं बिना हिंदी के अधूरा हूं, मैं बिना तेलुगु के अधूरा हूं, मैं बिना बंगाली के अधूरा हूं, मैं बिना पंजाबी के अधूरा हूं, मैं बिना भांगड़ा के अधूरा हूं, मैं बिना कुचिपुड़ी के अधूरा हूं, मैं बिना भरतनाट्यम के अधूरा हूं। कोई एक डांस नहीं है मेरा कोई एक खाना नहीं है। मैं मुझसे कोई पूछता है, मैं बाहर जाता हूं ना, कि आपका नेशनल डिश क्या है, मेरे पास जवाब ही नहीं होता। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता मेरा नेशनल डिश क्या है। मैंने गलती से अगर बोल देना है कि लिट्टी चोखा, बिहार वाले खुश हो जाएंगे, मगर साउथ वाले कह देंगे कि भाई ये क्या है यार, हमें तो लिट्टी चोखा पता नहीं, हम तो इडली डोसा है। अगर मैं इडली डोसा कह दूं तो फिर नॉर्थ ईस्ट वाले नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि भाई मेरा तो कुछ और है, डमसिम में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी जो लोकल क्यूजीज है, मेरा कोई खाना ही नहीं है। और यही मेरा खाना है कि मेरा कोई एक खाना नहीं है, ये सारे मेरे खाने। तो पॉइंट है कि आप भी उसी का पार्ट थे। आइए इकोनॉमिक एम्ब्रेसमेंट को एक्सेप्ट करें, आइए हम एक ऐसा रीजन बनाएं जिसमें आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहें, मगर आपकी इंडिपेंडेंस स्विट्जरलैंड जैसी हो। आप स्वीडन बने, आप नॉर्वे बने, जहां से बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, आपके यहां पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, आपने अरबी को अपनी जगह दी है कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत अच्छी बात है। अरबी एक बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है। आई हैव इमेंस लव एंड रिगार्ड फॉर अरबी। बट संस्कृत को भी दे देते हैं, क्योंकि आप ही के खित्ते की रीजन से वहां शुरू हुई है वो भाषा। पाली को भी दे देते हैं। जी मेजर सर क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखें, वो डॉक्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो उनकी ऑडियो सुनवाई, तो उसी में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो बात भी कर दी कि जिसके ऊपर पाकिस्तान का एतराज है। उन्होंने कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो अब मैं इस पे क्या मजीद कमेंट करूं कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो क्लियर एक लाइन लेना, या तो अमन की लाइन लें और सबसे कहें कि जनाब मैंने अमन की लाइन ली हुई है, मैं जंग की या इस तरह की बात नहीं करता। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो करते ये हैं कि वो एक छोटी सी बात करके उससे अगली लम्हे में सच्ची बात फिर मुंह से निकल जाती है, और वो ये है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो अब मुसलमान जो है, या पाकिस्तानी कह देता हूं कि पाकिस्तानी जो है वो गोली से नहीं डरता। ये उसकी एक मुसलमान की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आप उसको देख लें कि जहां पे भी है वो बदहाल हो गए, उनके यहाँ सब कुछ हो गया, लेकिन ये है कि वो इसके ऊपर, हाँ थोड़ा सा जो मुझे मुसलमानों से गिला है वो ये है कि अपने मुल्कों के अंदर भी उसी कुव्वत से हक के लिए, सच्चाई के लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ठीक है, कौमों की जिंदगी में अरूज और जवाल आते हैं, कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आप नीचे होते हैं, तो वो इस तरह के हालात चलते रहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इंडिया में ये, आप देखें ना, जो पहले अमन की बात करते थे और जिन्होंने क्लियर अमन की लाइन ली हुई थी, उनको अभी इंडिया में ये कम्युनिस्ट कहते हैं। मतलब उनको तो ये सारों को ना, अभी वो इनके रॉ के साबिक सरबराह हैं AS दौलत साहब, तो उनका इंटरव्यू देख लें आप, अगर कहीं आपको मिलता है कि उन जैसा शरीफ आदमी जो है वो भी बिफर गया। वो इसलिए कि ये दीवार से लगा देते हैं लोगों को कि तुम पाकिस्तानी, तुम गए। तो ये जो अवैसुद्दीन अवैसी के बयान का आप कह रही हैं, अवैसुद्दीन अवैसी की क्या मजबूरी है? उसने इंडिया में तो रहना है, तो अगर उसने इंडिया में रहना है तो फिर उसने मतलब हर 4-6 सही बातों के बाद इस तरह की एक बात तो करनी है। वो तो इस टाइम पे अपनी बका की जंग लड़ रहा है, वो इसलिए कि वक्फ बोर्ड का जब से मसला हुआ है उसके बाद से तो अभी वो लिपट गया ना जी। अब तो वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अभी कश्मीर का मुद्दा तो लिपट गया, अब उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करेगा। तो पहले बदहाल थे, अब मजीद बदहाल हो जाएंगे। तो मुसलमान पहले दलित से बुरी जिंदगी गुजार रहा है, मजीद बुरी जिंदगी गुजारेगा। तो वो क्या करें, वो तो इसी तरीके से चलेंगे।
तो अगर मोदी साहब पाकिस्तान के नौजवानों को ये कह रहे हैं कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, तो सोचें कि इंडिया के मुसलमानों को वो क्या कहते होंगे। तो इंडिया के मुसलमानों को तो वो कहते होंगे कि ना रोटी खाओ तो मेरी गोली भी खाओ। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जब लीडर्स क्लियर अमन की पॉलिसी लेते हैं तो फिर वो क्लियर अमन की पॉलिसी लेते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं होती। इसमें यस, इनके जो मरहूम प्राइम मिनिस्टर हैं वाजपेयी साहब, उनको मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने अमन का रास्ता लिया था और ठीक है, उनको कामयाबी नहीं मिली, उनको नाकामी हुई, या जिस तरह वो सोच रहे थे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो एक अलग बहस। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने अमन का रास्ता लिया। मेरी जाती नजर में मोदी साहब जो है वो मतलब वो क्लियरली चल नहीं सकते उस तरफ की जिस तरफ वो चलना चाहते हैं। अभी इंडिया में भी यही लोग सवाल कर रहे हैं कि जनाब वो जहां पे आवाज उठानी चाहिए, मतलब मोदी साहब जो हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा दौरे करने वाले, बाहर के मुल्कों के दौरे करने वाले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि जी इंडिया जो है अभी अपने डेलीगेशंस भेज रहा है दुनिया के मुल्कों को समझाने के लिए कि जी आप हमारा मौकफ नहीं समझ सके, आपको समझ नहीं। मैं इस पे ये कहूंगा कि आप जरूर जो रूस के वजीर खारजा हैं सेक्रेटरी लैवरॉफ उनको कहते हैं, मैं बार बार उनका हवाला देता हूं कि उन्होंने इंडिया को ये कहा कि हजूर समझने की कोशिश कीजिए। ये डॉक्टर अभिषेक साहब कह रहे थे ना कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के इशारों के ऊपर, दुनिया जो समझदार लोग हैं दुनिया में वो ये कह रहे हैं कि इंडिया अभी नया नया जवान हो रहा है और इंडिया जो है अब वो मगरब को खुश करने के लिए, मतलब डिवाइड एंड रूल ये लफ्ज इस्तेमाल किया सेक्रेटरी लैवरॉफ साहब ने, और उन्होंने मुतनब्बे किया है इंडिया को कि ये मगरब की पुरानी चाल है कि वो डिवाइड का मतलब तकसीम करते हैं और उसके बाद आखिर में अपना फायदा उठाते हैं। तो उन्होंने इंडिया का मुतनब्बे किया है और ये 16 मई 2025 का उनका बयान है। तो उन्होंने कहा है कि जनाब समझने की कोशिश कीजिए, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान को फेंटा लगाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे, तो ये मतलब आप जो है तकसीम कर देंगे इस पूरे इलाके को। और ये असल में जंग आपकी और पाकिस्तान की नहीं है, ये हकीकत में जंग मगरब की और चाइना की है कि जिसके आलाकार बन रहे हैं आप, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा डॉक्टर अभिषेक को कि सितारों से आगे जहान और भी है। इन्होंने आज मुझे अल्ताफ हुसैन हाली साहब याद करा दिए, हमने स्कूल के जमाने में मुसद्दस हाली पढ़ी थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जी इसीलिए मैं इनको कहूंगा सितारों से आगे जहां और भी है। मोदी साहब को ये दिन में मेरे ख्याल में 20-25 बार सुनते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ दुनिया के जो दीगर लीडर हैं, पाकिस्तानियों के नहीं, दीगर लीडर हैं, रूस बड़ा अच्छा दोस्त है इंडिया का, बड़ा अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का, तो उनके लीडर्स की भी बातचीत सुने और देखें कि रूस किस मुसीबत से गुजर रहा है और किस मुसीबत से गुजरते हुए रूस ने क्या सबक सीखे। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में इस टाइम पे बहुत ज्यादा तनाव है, निबल बहुत शदीद तनाव है। और इस कदर तनाव है क्योंकि वो मुंह को खून लग गया ना जी, कि इंडिया ने मिसाइल मार लिए, पाकिस्तान ने उनके जहाज गिरा लिए। तो अब दोनों साइडों को समझ आ गई है कि यार ये तो इतना तो हम कर सकते हैं। और दूसरा, मैं अभिषेक साहब को यह भी कहूंगा कि ये जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स, इनमें किस्मत आपकी अच्छी है कोई एक आधा समझदार आ जाए, वरना हकीकत में जो रिश्तेदार कुछ भी नहीं कर सकते वो कौम के लीडर बन जाते हैं। ये मेरा मुस्तरद मतलब मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जिसको कहीं नौकरी नहीं मिली, किसी की शादी नहीं हुई, उसको जो है ना क्या कहते हैं घर वालों ने नहीं रखा, वो घूमता फिरता सड़कों पे फिरता फिरता पता चलता है जनाब वो अभी ये कई लीडर नाराज हो जाएंगे, चले मैं रैंक का नाम नहीं लेता, लेकिन वो लीडर बन जाते हैं कौम के। और इसी वजह से दुनिया, मतलब देखे ना, आप और मैं कोई जिंदगी में पहली दफा तो नहीं जी रहे, हमसे पहले हजारों साल से इंसान जी रहे हैं, लेकिन वो मुकाबले एक है जिसकी बड़ी मशहूर किताब है द प्रिंस। मुकाबले ने लिखा था कि कोई ऐसा वाकया नहीं है हाजिर में, मतलब प्रेजेंट टाइम्स में, कि जिससे मिलता जुलता वाकया पास्ट में नहीं, मतलब माजी बईत में नहीं, फार पास्ट में नहीं, रीसेंट पास्ट में ना हुआ हो और उसमें क्लियरली ना पता हो कि क्या गलतियां हैं क्या ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो ह्यूमंस हैं वही गलतियां रिपीट करते हैं, वही सारा कुछ जो है ना वो करते हैं और फिर वही डिजास्टर क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इंसान जाती तौर पे अपनी अनाओं में, अपनी ईगोज में, अपनी सब चीजों में इतना फंसा होता है कि वो उससे नहीं निकल सकता। और फिर माजरत के साथ कि लीडर वो बनते हैं
जो रिश्तेदार जो हैं वो मतलब कोई ढंग का काम ढंग का काम सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी ज्यादती कर रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है। तो आप देख लें कि चले हम तो नालायक ना पाकिस्तान नालायक कर लें, इंडिया को नालायक कर लें, लेकिन बरतानिया में देखें कि लीडर कौन है। वो बोरिस जॉनसन साहब, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का जो आखिरी मतलब छन्नी में से छन के जो निकला, वो बोरिस जॉनसन साहब, वो टोनी ब्लेयर साहब। आप अभी देख लें कि ट्रंप साहब, आप साथ देख लें कि जनाब इससे पहले बाइडन साहब, कि वो एक दूसरे को जिस तरह वो क्लास में बच्चों को नहीं कहते थे, वो इस तरह एक दूसरे से बात करते थे कि जी ये स्लीपी जो का क्या मतलब था, वो ठट्ठे मारते हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन के भी क्यों, कि ये वही रिश्तेदार हैं कि जो बड़े अदब के साथ, बड़ी माजरत के साथ, ये वो किसी रास्ते के ऊपर नहीं चल सके, बस फिर ये कौम के लीडर बन गए। तो इसलिए मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि पाकिस्तान और भारत दोनों के आवाम को ज्यादा अपने लीडर से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसमें डॉक्टर अभिषेक की जो सीधी बात है वो ज्यादा दिल पे असर करती है कि जब ये वो क्या कहते हैं उसको हिंदुस्तान की बातें बताते हैं कि जी वहां के खाने का, या जिस तरह ये नाश्ते के, तो एग्जैक्टली पता है निमरा के आपका नाश्ता क्या होगा, उसमें पराठे कितने, ये भी गिन के बता सकते हैं, मुझे ये बताओ कितने घर पे लोग, ये भी गिन के बता सकते हैं कि इतने पराठे बनेंगे, ठीक, इतना अचार चाहिए, इतनी दही चाहिए, इतना जो है सालन चाहिए, इतने अंडे चाहिए, और ये वाला ऑमलेट बना लेना, अगर जो है ना अंडे कम है तो प्याज ज्यादा, मतलब इनको सारे फॉर्मूले पता होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं इसलिए कि हम एक दूसरे को घरों तक जानते हैं, मतलब हमें क्लियरली पता है कि ये मजाक कौन सा है, ये क्या है। तो मैं सच्ची बात है, मतलब देखें असूल की बात करनी चाहिए, रहना हम सब ने इसी दुनिया के अंदर है, और स्पेशली ये डॉक्टर अभिषेक साहब जो हैं वो आने वाले बच्चों की बड़ी बातें करते हैं, और मैंने किसी और प्रोग्राम में रिक्वेस्ट भी की थी कि जो खवातीन ख्वाहिशमंद ने शादी की वो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को जरूर अपने जो है ना वो उसमें रखें चार्ट में, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस तरीके से है वो सदाएं दे रहे हैं कि हुजूर मैं हूं, मौजूद हूं, सारा दिन दुनिया के सारे मसाइल हल करता हूं, तो घरों के मसाइल क्यों नहीं हल कर सकता। तो इसलिए वो भी इनको मद्देनजर रखें। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मेरे ख्याल में कि दोनों देशों की जो अवाम है उनको लीडर्स को सुनने की बजाय इस तरह की बातें सुननी चाहिए कि जिसमें हम एक दूसरे, देखे ना मुझे ये कमेंट्स में लिखते हैं क्या है मेजर तुम ये, तो मेजर वो, मैं बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली समझ आ रही होती है कि वो, और फिर वो कहता है कि इसके ऊपर तो टाइम जाया कर रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वो डॉक्टर अभिषेक कहते हैं कि इस पर तो टाइम, ये मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे अपने रिश्तेदार बैठे हैं, वो भी इसी तरह बात करते हैं कि फायदा ही कोई नहीं जी, इधर बात करने आए भी है बात करने के लिए, लेकिन फिर साथ कहेंगे फायदा ही कोई नहीं जी बात करने का। तो पाकिस्तान में एक बड़े मशहूर कॉमेडियन भी हैं, मेरे हिसाब से जो दुनिया के सबसे समझदार लोग होते हैं वो कॉमेडियंस होते हैं, कि वो बड़े सख्त मौज़ूआत भी बड़े सिंपल अंदाज में पेश कर देते हैं। तो उनका नाम सुहेल अहमद है, उनका बड़ा मशहूर शो है अजीजी शो, और उस एक शो में उन्होंने ये कहा कि जी हमारे घर में जब शादी होती है तो जो मेरे रिश्तेदार हैं वो दूर दूर से आते हैं पंजाब से, और जब वो आते हैं तो आने के बाद हमारे घर की गली के कोने पे एक ठर्रा बना हुआ है, ठर्रा कहते हैं कि एक बैठने की छोटा सा सीमेंट का प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, जिस तरह पुराने मोहल्लों में गलियों के अंदर होते थे जहां पे लोग बैठ के कोई लूडो या ताश या हुक्का पी लेते थे। तो उन्होंने कहा वो वहां पे आके बैठ जाते हैं, मतलब 10-10 घंटे सफर करके आए हैं, और आने के बाद गली में कोने पे उस जगह पे बैठ जाते हैं, और फिर गली के मोहल्ले के किसी लड़के छोटे को कहते हैं जाओ जाके सुहेल साहब को बताओ कि उनके रिश्तेदार हैं। तो वो ये कहता है कि जी मुझे पता है कि उन्होंने अभी क्या थिएटर लगाना है। तो वो कहता है कि मैं अच्छी तरह नहा शा के कपड़े शपड़े बदल के 10-15 मिनट लगा के फिर उनके पास जाता हूं, और उसने कहा वो गली में मुझे इतना जलील करते हैं कि हमने शादी नहीं अटेंड, कहते 10 घंटे सफर करके आ गए हैं, उन्होंने करनी है शादी अटेंड, लेकिन मुझे गली के कोने में उन्होंने जरूर ख्वार करना है। तो वो कहते हैं कि जी वहां पे वो 15-20 आधा घंटा मुझे चंगा जलील करते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, यूं नहीं किया, हमने कसम खाई हम वापस जा रहे हैं, और उन्होंने जाना नहीं होता। और उसने कहा मैं वहां पे हर शादी पे उनके सामने जलील होता हूं, और उसके बाद फिर उनमें से एक आधा कहता है चलो जी ठीक है चलो इस दफा अटेंड कर लेते हैं, आइंदा नहीं करेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान का भी एग्जैक्टली यही मसला है कि जी ये इन्होंने भी वहां पे गली के कोने में बैठ जाना है, या हमें रिश्तेदार बना लें कि हमने बैठ जाना है, जो पुरानी हमने एक दूसरे को सुनानी है, और उसके बाद फिर चलना भी साथ है। तो इसलिए मेरी अपनी समझ में
दोनों देश के जो लोग हैं इनको आपस में बात करनी चाहिए, इनको आपस में जो है अपने लीडर्स को छोड़ के अवाम जो है वो खुद से कोई ऐसे रास्ते निकाले कि जी वो बिखरे नहीं और वो अमन के, आश्ती के और कॉमन ग्राउंड्स को तलाश करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल, जैसे अभी रजा सर ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम गोली से नहीं डरती और बहुत से वीडियोस भी आती है जब इंडिया के जहाजों को गिराया जा रहा था तो हमारी आवाम का जो मलबा है वो ले लेके भाग रही थी और फिर पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बनियान अल मरसूस भी लॉन्च किया गया। तो इंडिया कैसे बार बार हर इंटरनेशनल फोरम पे जाकर कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो फेक फुटेजेस दिखा रहा है या पाकिस्तान की विक्ट्री जो है वो फेक विक्ट्री है और इंडिया की विक्ट्री जो है वो सच्ची है? क्या कहते हैं आप इस बारे में डॉक्टर अभिषेक? देखिए, आपकी विक्ट्री फेक है या वो है, वो आप अपने कंजम्पशन के लिए रखी रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि आपकी विक्ट्री क्या है और विक्ट्री होती क्या है। ये चीजें आप इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे। मेजर साहब ने कुछ डॉक्ट्रिनल इशू उठाए हैं, उनका आंसर देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी विक्ट्री जो है इट्स बोगस एंड फेक, इसमें कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। नॉट अ सिंगल ट्रस्टवर्दी इंटरनेशनल कमेंटेटर गिव यू एनी क्रेडिट फॉर योर विक्ट्री। बट एनीवेज, मेजर साहब पहली बात कह रहे हैं जी कौमों की जिंदगी में उरोज और सवाल आते हैं। मेजर साहब, आप कौम नहीं बनेंगे, पाकिस्तान के नाम पे आप लिख लीजिए, तो आपकी ना तो जिंदगी में कभी उरूज आएगा ना जवाल। आप कौम पंजाबी हो और उसके हिसाब से आपका जो सुपर कौम बनता है भारतीयता बनती है। तो आप जब तक पंजाबी नहीं बनोगे, आप पंजाबियत को मार के अगर आप पाकिस्तानी बनोगे, वो कौम आप नहीं बन सकते। आपके हसन निसार ने कहा था एक बार कि हम कौम है या हुजूम, उसका आंसर हम दे देते हैं। कौम आप थे, उसको मारा और पाकिस्तानी बनाने के चक्कर में आप हुजूम बनोगे। Pakistan would never be a qawm because Islam has never been a nationhood. It has at the best been a brotherhood. Brotherhood और nationhood एक चीजें नहीं होती हैं। So आप न कौम थे, न कौम हो, न कौम बनेंगे एज अ पाकिस्तानी। आप कौम हैं, कौम थे और कौम रहेंगे एज अ पंजाबी। आप पाकिस्तानी होने के नाते अपनी जड़ें ढूंढते हो कौमों की, अरबों में जाकर के बुनियान अल मसूस शुरू करते हो, जबकि आपको शुरू कुछ और करना चाहिए था। आपने अपनी सारी चीजों को आग लगा दी, फिर आप कौम नहीं बनते। कौमियत नाम है निशानियों की, आपने अपनी निशानियों को जला दिया है, इसलिए आप इस दुविधा का परेशान हो। आप देखिए जी, चाइना पे कल मेरी मेजर साहब से बात हो रही थी, तो मेजर साहब ने कहा चाइना ने मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म को मिला के एक अजीब सा कॉकटेल बनाया है। और कल हम मेजर साहब को बोले थे कि माल तो जबरदस्त फूंका जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, को उसमें से एक माल मेरे ख्याल से घर पे भी सप्लाई हो रही है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ना वर्ड पाकिस्तान कहा, ना वर्ड मुसलमान कहा, उन्होंने कहा आतंकियों के लिए मेरी गोली है। अब ये जी उसमें आतंकी हटा दिया इन्होंने, पाकिस्तानी घुसेड़ दिया, मुसलमान घुसेड़ दिया। कहने जी वहां पे मुसलमानों की दशा बहुत खराब है। यानी इनका ये कहने का मतलब है कि मुसलमानों के देश में हिंदू और क्रिश्चियन जो रहते हैं वो डरे हुए रहते हैं, वो फ्री होके बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको वहां पे मुसलमानों के हिसाब से रहना चाहिए। ये इनका माइंडसेट है भाई। मेजर साहब का आप सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम आगे आओ आतंकियों के लिए, वरना इनके लिए मेरी गोली है, तुमको चिंता नहीं है, तुम चैन से रोटी खाओ। ये नहीं सुनना इनने क्या सुनना। अभी चाइना जो है वो कह रहा है इस्लाम मेंटल डिजीज है। नहीं नहीं जी, चाइना बहुत अच्छा है जी, चाइना बहुत अच्छा है। चाइना में कंसंट्रेशन कैंप चल रहे हैं उग्र मुसलमानों की, उन्होंने मार मार के हालत खराब कर दी है। और आप ही के शो पे निमराज जी का जो पब्लिक रिएक्शन शो है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत ही अच्छा काम करती है। उसमें इन्होंने दिखाया था कैसे वो मस्जिदों को टॉयलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जी चाइना ने कोई गलती नहीं की। वो बेचारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ए पाकिस्तान की जनता, आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, आवाम आइए आगे निकलिए, पूछिए इन लोगों से कि ये क्यों आपकी समाज को आतंकवादी समाज के रूप में आइडेंटिफाई करवा रहे हैं दुनिया में, क्यों आपके बच्चों को ये जो है जिहाद के रास्ते पे डाल करके मरवा रहे हैं। हम तो उनको गोली से मारेंगे ही क्योंकि वो आतंकवादी बनेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आके उनसे क्वेश्चन पूछें ताकि आप चैन की रोटी खा सके। ये मतलब है। वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए गोली नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी मोजर साहब से पूछा था, जब से आप इस्लाम के नाम पे बने हो तो आप इस्लाम से मुसलमानों को खारिज कर रहे हो, तो ये बताइए ये सिर्फ आपका ही अधिकार है?
मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में ही इस्लाम को गलत समझ रहा है, या वो दुनिया के और भी खित्तों में, दुनिया के और भी क्षेत्रों में जो मुसलमान है वो इस्लाम को गलत समझ रहा है, अल्लाह का नाम लेकर गलत उपयोग कर रहा है? ये फिनोमिना सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, या ये फिनोमिना भारत में भी हो सकता है, ये फिनोमिना अरब में भी हो सकता है, ये फिनोमिना तुर्क में भी हो सकता है, या इट इज वेरी एक्सक्लूसिव एंड स्पेसिफिक टू द लैंड ऑफ पाकिस्तान कि मुसलमान इस्लाम का गलत उपयोग कर रहा है और उसके लिए आप ऑपरेशन बदर चला रहे हो? तो इसका मतलब है, एक चीज तो आपने प्रूफ कर दी कि इस्लाम की गलत अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है, तो यह भी पॉसिबल है कि भारत का, जिसके लिए मैं कहता हूं कि मूर्खों का इस्लाम, जो भारत के मुसलमानों का इस्लाम है, ही गॉट द इस्लाम ऑल टुगेदर रॉन्ग। वो चाहे आपके बाप दादा थे, चाहे आप थे, वो आप उसी गलती को पीटते चले आ रहे हो। जैसे हमारे बाप दादाओं ने कास्ट सिस्टम को, वर्ण सिस्टम को गलत पाया और छुआछूत जैसी गंदगी को समाज में जगह दी। शर्मिंदा है हम उसके लिए। मेरे बाप दादाओं ने भी अगर किया होगा, हालांकि उस तरीके का नहीं था, लेकिन किसी भी तरीके का था, वो समाज में था, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के नतमस्तक होके माफी मांगता हूं कि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज। गलत किया उन्होंने, क्योंकि कंसेप्ट नहीं था कि कोई वर्टिकल समाज बनाना है। समाज इगैलिटेरियन था, डिवीजन ऑफ द लेबर था, डिवीजन ऑफ द वर्क था, उसको वो नहीं समझ पाए। तो आपकी जड़ों में गलतियां हैं। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आप नहीं समझ रहे हो उस रिलीजन को और आप हमें शिक्षा दिए जा रहे हो। आपको बनाया गया मुसलमान के नाम पे बनो। आप क्या किया आपने उस मुसलमान के साथ? कभी कह रहे हो कादियानी मुसलमान नहीं है, कभी कह रहे हो शिया मुसलमान नहीं है, कभी कह रहे हो कि ये टीटीपी मुसलमान नहीं है, कभी कह रहे हो अफगानी मुसलमान नहीं है। कौन मुसलमान है आप ही नहीं बता पा रहे। आपके जो भैया फील्ड मार्शल, हिज एक्सीलेंसी द बेस्ट फाइटर एवर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, वो कह रहे हैं जी ये मुसलमान के नाम पे ये जो टीटीपी वाले हैं ये इस्लाम का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो क्यों ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की सेना जो है वो इस्लाम का गलत उपयोग कर रही है? क्यों ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान देश जो है वो इस्लाम का गलत उपयोग कर रहा है? क्योंकि एक बात तो तय है कि इस्लाम का उपयोग गलत हो रहा है और ये आप भी मानते हो, क्योंकि तभी आप ऑपरेशन बदर लड़ रहे हो और ऑपरेशन खंदक लड़ रहे हो। कौन सा ऑपरेशन सही है, खंदक या बदर? अरे हमारे तो फिर भी ऑपरेशन सिंदूर वर्ष बुनियान उल महसूस करवाया आपने, अपने में तो आप खंदक और बदर लड़ रहे हो। कौन सा मुसलमान जन्नत में जाएगा, कौन सा जन्नत में, हमें तो आप ये बता दो। इन्होंने जी अटल जी की बातचीत की, अटल जी बहुत बड़े पीस में थे और देखिए वो सही पीस में थे, मोदी जी पीस वाले नहीं है। मोदी जी अटल जी की लेगेसी को आगे बढ़ाए, कई गुना आगे बढ़ाया। क्या दिया आपने मोदी जी को? मोदी का यार है वो गद्दार है, मोदी हिंदू है, मोदी नफरती है, आरएसएस वाला है। जब से वो बेचारा प्राइम मिनिस्टर बना है गालियां देते आ रहे हो, क्योंकि इन कम्युनिस्टों के कहने पर। क्या बिगाड़ा था उन्होंने पाकिस्तान का? वो तो पाकिस्तान का पी नहीं जानते थे। वो बेचारे नवाज शरीफ की बिटिया की शादी में आ गए, पठानकोट मिला। उसके बाद आपने वो उसमें वो जो हुआ था, जिसके बाद हमने आपके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, कहां पे वो हुआ था यार? उस जगह का नाम क्या है मेजर साहब, मैं भूल रहा हूं। पठानकोट के बाद एक हुआ था ना जो सर्जिकल स्ट्राइक के वो हुआ, पुलवामा। उसके बाद पुलवामा, पठानकोट, पुलवामा, फिर ये क्या है यार? किसी आदमी का, किसी देश का कोई एक लिमिट ऑफ पेशेंस होगा? या आपकी ये कि भाई वो तो नॉन स्टेट एक्टर है, हमारी कोई गलती नहीं है, धरती आपकी। आप ईरान पे बम मारो तो ठीक है, किस पे नहीं बम मार रहे हो भाई? आप ईरान पे चढ़ दौड़े, फिर अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़े, आप हमारे पर भी चढ़ दौड़ो। अरे भाई क्या ऐसा है जो आप समझ नहीं रहे? प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा आपके साथ ऐसा वो कर दिया कि वो चले आए थे लाहौर सीधा काबुल से, ये उनकी गलती थी? नवाज शरीफ को उन्होंने अपना भाई कहा काफिर होते हुए, ये उनकी गलती थी? नवाज शरीफ साहब की माता जी के पैर छुए, ये उनकी गलती थी? उन्होंने कहा कि आइए पाकिस्तान के लोग हम लड़ते हैं गरीबी से, ये उनकी गलती है? ये वाला तो स्टेटमेंट आपने गोली वाली बात पकड़ ली, मगर आतंकवादी छोड़ दिया। उन्होंने कहीं ना पाकिस्तानी वर्ड यूज किया ना मुसलमान। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूं, दो वर्ड है उन्होंने, पाकिस्तान की आवाम और आतंकवादी। तो गोली किसके लिए? आतंकवादी के साथ आप क्या कर रहे हैं? आतंकवादियों को आप गोली नहीं मार रहे हो मेजर साहब।
दो दो उन्होंने आइडेंटिटीज का उसमें वर्णन किया। ये तो वही कहते हैं ना कि जैसी चश्मा लगाओगे मेजर साहब वही दिखता है आपको। चाइना मारे उग्र को और इस्लाम को मेंटल बैंक्रप्सी कह दे, वो कह दे ये मानसिक बीमारी है। जो चाइना जी बहुत बढ़िया देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के झंडे गाड़ दिए, लेकिन चूंकि भारत के प्रति आपकी आंख में वो है जिसे कह लीजिए गंदगी, तो आप भारत के हर चीज गंदगी देखते हो। उन्होंने कहा, एक बाप अपने बेटों से कह रहा, अपने बच्चों से कह रहा, उन्होंने कहा था एक बार रजत शर्मा जी के शो में कि पाकिस्तान क्या, उन्होंने कहा भाई पहले ये कंट्री मेरी ही तो थी। अरे वो अपना मानते हैं तभी जाकर के, वरना एक आदमी जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है वो एक नवाज शरीफ जी की माता जी के पैरों में नहीं झुकते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ही शासन में भारत को कारगिल मिला था। क्यों छुआ पैर उन्होंने? क्योंकि आप तो राम राम नहीं बोलते, आपसे तो नमस्ते मुंह से नहीं फूटता। अगला आदमी मुसलमान की मां के पैर छू रहा है। किसकी टीचिंग अच्छी है? कौन ज्यादा कट्टर है? मैंने नहीं सुना नवाज शरीफ साहब को कि कभी जाकर के वो हिंदू रीति रिवाज से किसी प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीट करे, नमस्ते कर दे, राम राम कर दे। आप तो खा जाओगे उनको। जिन्होंने लावरोव की बातचीत की, मैं लावरोव साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानता हूं कि वो वेस्ट से आपको तायद करे। आप हमको क्या सिखा रहे हो? यूक्रेन को आपने वेस्ट के कहने पे अपनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन बेची है, हमने बेची है। आपके पास आपके आर्म्स एंड एम्यूनेशन यूक्रेनियन लेके लड़े थे। आप हमें कहानी बता रहे हो। हम जिसके लिए आप हमें बता रहे हो जी इंडिया तो नया नया है, वेस्ट के लिए वो है अमेरिका के आंख के जो नीचे उनके सामने खड़े हो गए रशिया के साथ और तेल भी खरीदा। आप हमें सिखा रहे हो डिवाइड एंड रूल, मोदी जी को। अगर आज पुतिन साहब 3 साल तक लड़ाई लड़ सके हैं तो सिर्फ 2 कंट्रियों की वजह से और सिर्फ 2 नेताओं की वजह से। एक है मोदी साहब और एक है शी जिनपिंग। आप हमें बता रहे हो, हमें नहीं समझ में आता ये वेस्ट वाले क्या कर रहे हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन नया नया है भाई, नई नई तुम्हारी दौलत है, नई नई तुम्हारी जवानी है। हम तो हजारों साल से इस गेम को समझे आए हैं। हाँ, ये हम नहीं समझ पाए, ये जो नेशन के हिसाब से यहूदियों ने शुरू किया था, उसको बाद में यूरोपियन ने क्रिश्चियन बना दिया, अरबों ने उसको इस्लाम बना दिया। ये हम नहीं समझ पाए थे कि इतनी ज्यादा जाहिलियत, बर्बरियत और इंसानियत के कातिल जो है वो भगवान के नाम पे आ सकते हैं। ये आइडिया हमें नहीं था, इसलिए हमें थोड़ा सदका लगा ये पिछले 700-800 साल में इस फिनोमिना को समझने में। तो हमें मत बताइए कि हम डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं समझते। कौन डिवाइड हुआ, कौन कॉन्कर हुआ, कौन इस्लाम के नाम पे देश मान लिया? आप डिवाइड हुए और आप कॉन्कर हुए। हम तो वहीं रहे, हमने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी। हम तो कहते रहे, गांधी जी कहते रहे कि हिंदू और मुसलमान एक है, लेकिन आपने जिन्ना पैदा कर दिया। आपने कहा कि नहीं, हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं। आपके रिस्पॉन्स में जो ये लिखते हैं ये सर सैयद अहमद खान, तो फिर हमारे यहां भी लोगों को लिखना पड़ता है, वरना आपने सावरकर को 2 नेशन थ्योरी का बना दिया। आपके ही मैंने उस पे शो पे दिखाया था कि आपका जो वो एक टीचर है, उसका नाम खातिम हुसैन रिजवी, वो कह रहा है जी कुरान में है 2 नेशन थ्योरी, अल्लाह ने बनाई है काफिर और मुसलमान की कौमें, और उनसे अब तक हमारी दुश्मनी रहेगी। कौन हो रहा है डिवाइड एंड कॉन्कर? आप हमें लेक्चर देते चले आ रहे हो। हमारे एक्शन तो देखो, ईरान के साथ हम खड़े रहे, तेल हमने खरीदा वेस्टर्न सैंक्शन के बावजूद। रशिया के साथ हम खड़े रहे वेस्टर्न सैंक्शन के बावजूद। आप तो जाकर के यूक्रेन की गोद में बैठ गए सरकार। हमने तो पैलेस्टाइन और इजराइल के भी मुद्दे पर, हमने पैलेस्टाइन के फेमस में जब हुआ कि सीरिया का जो गोलान हाइट है वो वापस करना चाहिए इजराइल को, हमने उसके फेवर में क्या कि हाँ इजराइल को वापस करना चाहिए। आप हमें बता रहे हो डिवाइड एंड कॉन्कर। उस मोदी जी को जिसने लोहा ले लिया, वेस्ट के आगे खड़ा हो गया चट्टान बन के, पूरी वेस्टर्न लॉबी के आगे रशिया के साथ चट्टान बन करके खड़ा हो गया वो आदमी। आप तो कभी जी रशिया जा रहे हो, इमरान खान जी रशिया गए हो, व्हाट अ वेदर, जेल चले गए। उसके बाद सप्लाई कर दिया वेपन आपने यूक्रेनियंस को। आप जाकर के वर्ल्ड बैंक के पैरों में, चरणों में गिरे पड़े कि $1 बिलियन दे दो, $1 बिलियन दे दो, और आप जो है रशिया के अगेंस्ट में वोटिंग करते पाए गए। और आप हमें सिखा रहे हो कि हम वेस्ट के अगेंस्ट में खड़ा होने सीखे। वेस्ट चाहता तो हम कब को क्वाड को मिलिटराइज कर देते। वेस्ट ने हमसे 4 बार कहा अफगानिस्तान में सेना भेजो, हमने कहा टू हेल विद यू, हमारे भाई बहन है, अपने भाई बहनों पे हम गोली नहीं चलाएंगे। आप तो इस्लाम के नाम पे गोली चलाने चले गए जी। क्योंकि आप मुसलमान हो तो दूसरे मुसलमान को आप गोली मारो तो जी बहुत अच्छा नियत का काम है, लेकिन एक सामने वाला क्रिमिनल और आतंकवादी भी चूंकि मुसलमान है, उसको कोई अगर नॉन काफिर मुसलमान मार दे तो अरे जी ये तो पाप हो गया जी, पाप हो गया। इतना पॉजिटिव मैसेज दिया प्रधानमंत्री जी ने, कहा कि पाकिस्तान की आवाम बाहर आइए, हमारी बेटियां, हमारी मां है, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, मैं उनको मानता हूं,
बाहर आइए, पूछिए ये अपनी आर्मी से, ये अपने मुल्ला मिलिट्री अलायंस से कि क्यों इन्होंने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया है। चैन की रोटी खाइए, वरना इन आतंकवादियों के लिए तो मेरी गोली है ही है। आपके लिए प्यार है, आवाम के लिए मोदी जी कह रहे हैं प्यार है, आपको चैन सुख की रोटी हम खिलाएंगे, क्योंकि हमारी रोटी और आपकी रोटी साझा रोटी है। लेकिन आतंकवादियों के लिए गोली है। लेकिन ये नहीं सुनना आपको भाई, जब आदमी स्पीच दे रहा होता है तो आर्टिकुलेशन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सब एक्सटेम्पोर रहता है। आपकी तरह नहीं जी कि वो वहां पे बैठ करके पढ़ रहे होते हैं। और आप तो जी वो कल्चरल सुपीरियर है, डोंट यू बिलीव यू लिव इन वेस्ट बट दैट वी हैव अ कल्चरल सुपीरियरिटी। ये आपका लीडरशिप है। आप वैसे डिवाइड एंड मतलब डिवाइड आप हो रहे हो, कॉन्कर आप हो रहे हो, और हमें आप सिखा रहे हो। हमारे यहां कहते रहे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। आप क्या क्या टू नेशन थ्योरी। तुर्कों के साथ खड़े हो गए अपनी मिट्टी को धोखा दे करके कि तुर्कों का जाके तुर्की का वो बना लो, बचा लो खलीफा। खलीफत होता भी नहीं है तुर्कियों का। जब से आप बने हैं आप डिवाइड हुए हैं, और आपने कभी रिलीजन के नाम पे, कभी अंग्रेजों के नाम पे इस मिट्टी को सिर्फ धोखा दिया है, अपनी आइडेंटिटी को धोखा दिया है। तो आप अपने अंदर तो झांके जी। हम तो कह रहे हैं, आप मोदी जी ने कहा यह मेरा देश था। मोदी जी नवाज शरीफ को अपना भाई मानते हैं, लेकिन चूंकि जो मोदी से दोस्त कर ले, आपने आवाम में बता दिया जी जो मोदी का यार है वो गद्दार है। क्यों गद्दार है भाई? क्या किया है मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ? अगर ऑपरेशन बदर में मुसलमान जो है वो गलत हो सकता है, अल्लाह का नाम लेके गलत उपयोग कर सकता है, तो क्या गोधरा में राम मंदिर के जाने वाले कार सेवकों को जलाने वाला मुसलमान गलत नहीं हो सकता? क्योंकि भारत का मुसलमान है तो कभी इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान का इस मुसलमान इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन कर लेगा। जो पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करेगी कि गलत इंटरप्रिटेशन और सही इंटरप्रिटेशन क्या है। मैं पाकिस्तान की जनता से कहता हूं कि आपकी आर्मी ने इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन किया है। यह आपको जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं वो रास्ता सिर्फ बर्बादी और गरीबी और जिसे समझ लिया आपके हाथ में कटोरे का रहेगा। जिसने आपको पैसे दिए और प्यार दिया, कोई ऐसा सगा नहीं एक पाकिस्तानी ने जिसको ठगा नहीं। चाहे अपनी मां हो, मातृभूमि हो, अपना रिलीजन हो, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, अपनी सरकारें हो, अपना रिलीजन हो, सबको आपने धोखा दिया। क्योंकि आपको नहीं पता सही क्या है, क्योंकि आप कौम बनना चाह रहे हो, पाकिस्तानी कौम। और अभिषेक मिश्रा कोई नया आदमी नहीं है, ये बड़ी एलिमेंट्री सी बात बता रहा हूं। पाकिस्तान न कौम थी, न कौम है, न कौम बनेगी। पश्तून कौम थी, कौम है, कौम रहेगी। पंजाबी कौम थी, कौम है, रहेगी। सिंधी कौम थी, कौम है, रहेगी। और ये सब सिर्फ एक छतरी के नीचे आ सकते हैं, वो है हिंदू सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सिविलाइजेशन, जिसकी रचना वेदों ने की थी। सोशल ऑर्डर वही रहेगा, चाचा ताए मामे नाना नानी यही रहेंगे। आपको यह देखना है कि फ्यूजन कैसे कराना है। मैं नहीं कह रहा कि इस्लाम को छोड़ दीजिए, इस्लाम आपका और इस धरती का पार्ट रहेगा, लेकिन अपने और बाहर में थोड़ा अंतर तो आपको करना पड़ेगा। अगर भगवानों की लड़ाई होती तो अल्लाह मियां मेरे भगवान को उड़ा दिए होते कब का। नहीं उड़ा पा रहे। ये भगवानों की लड़ाई नहीं है, ये इंसानों की लड़ाई है। ये इंसान की भी लड़ाई नहीं है, ये समझ की लड़ाई है। सिर्फ चश्मा बदलिए तो आपको चीन में कोई गलती नहीं दिखता, भले वो मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप पे लेकर हो। एक बार भारत के लिए भी चश्मा बदल दीजिए मेजर साहब। रिश्तेदार सही वाले बनिए, कुदाल फावड़ा वाले नहीं। आप तो वाकई में सही रिश्तेदार हो गए। दो मामलों में मैं आपको अपना रिश्तेदार मानता हूं। एक तो आपने मेरी शादी की बात जो है बार बार 2 दिन से लगातार कर रही है, वाकई में अपना रिश्तेदार करता है, चिंता हो जाती है उसको, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये मतलब होगा कि सिर्फ इंडिया की लड़कियां ही मुझे वो भेजे, वरना पाकिस्तान से भेजेंगे तो आप मेरा तो सर कलम करवा देंगे या मुझे कुछ और कलम करवाना पड़ेगा। उन दोनों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी चिंता करी। और मुझे पता है कि गालियां पड़े चाहे जो पड़े, क्योंकि मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करता हूं। अब चूंकि मैं नहीं जानता ये अलतकैया है या क्या है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है। मैं बड़ा सीधा साधा प्रोफेसर हूं, रिसर्चर हूं, लेकिन मेरा ये मानना है मुझे साहब, यू आर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और शायद जो बात आपने असदुद्दीन ओवैसी के लिए कही, मुझे वो कहना पड़ेगा आपके लिए। शायद आपकी कुछ मजबूरियां हैं कि आप जो है मूंछ पे हाथ रख के दिल में कुछ रखते हैं और जबान पे कुछ। सो मजबूरियां आपकी मुझे समझ में आती है, लेकिन मुझे वो इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि आप अपनी मिट्टी की बात करते हो।
कहीं भी दुनिया में जो अपनी मिट्टी की बात करेगा वो मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा, क्योंकि पंजाब की मिट्टी मेरी मिट्टी है, बुल्ले शाह की मिट्टी मेरी मिट्टी है, बाबा फरीद की मिट्टी मेरी मिट्टी है, बाबा गुरु नानक देव की मिट्टी मेरी मिट्टी है, वही मिट्टी भगवान राम के बेटे लव की मिट्टी है, कसूर की मिट्टी है, वो सब मेरी मिट्टियां हैं। क्यों आप अपनी मिट्टी से इस खुशबू को निकालना चाहते हो मेजर साहब? अगर आर्टिकल 31 में अरबी को जगह दी है, लिंगुआ फ्रांका बनाना चाहते हो, तो दो वंडरफुल किताबें हैं आपके पास, कुरान भी है तो वेद भी तो है, वो भी तो आपकी धरती का पार्ट है। संस्कृत को भी तो पढ़ाओ, कोई भाषा क्या बुरी हो सकती है? ऐसा तो नहीं होता ना मेजर साहब। तो आइए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, निमरा जी से कह रहा हूं, और हम और मेजर साहब तो अब एक ही एज के हैं, हम लोग का जाने का समय आ गया है बहुत ही जल्द। मेजर साहब शायद आर्मी के जवान है तो लंबा टिक जाए हमसे, हम तो प्रोफेसर आदमी है तो शायद कम टिके, क्योंकि उनके जितना फिट मैं नहीं रह पाता हूं। लेकिन बात यही है, कुणाल फावला कुणाल जो हमारी कब्र खोदने का, हमें शमशान में भेजने का, हमारी सांसें बंद करने का जो आपने पिछले 70 साल से बीड़ा उठाया है, अब वो बीड़ा रख दीजिए। अब उस बीड़े में थोड़ी सी मिठास डालिए, और जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आतंकवाद का रास्ता छोड़ दीजिए, इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह पे भरोसा कीजिए, आपको जो देना वाला है वो अल्लाह ही है। आप सिर्फ अब प्यार की बातें कीजिए, आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ है। आप नवाज शरीफ से पूछिए, वो बताएंगे कि वो कितने बढ़िया इंसान है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 कदम ज्यादा लिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी से, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को कारगिल मिल चुका था, वो धोखा देख चुके थे, और कारगिल के धोखे के बाद भी जो कॉमनैलिटी अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी में था, वो था नवाज शरीफ, कि नवाज शरीफ पे दोबारा भरोसा किया उन्होंने। आप मोदी साहब को डिस्काउंट नहीं कर सकते, उन्होंने कहा दोबारा मौका दो इस आदमी को। ये बात बहुत, एक बार आपको कोई धोखा दे देना मेजर साहब, आप तो आर्मी वाले हैं, आपको तो अटेंशन जो है, आपका जो अटेंशन का जो डिग्री है वो तो आप सिविलियन से कई गुना ज्यादा रहता है। फिर भी उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी गए, मगर क्या दे रहे हैं आप मेजर साहब? पठानकोट, पुलवामा, उरी, उसके बाद ये अभी जो हुआ है पहलगाम, यही है मेजर साहब कि हम हिंदू हैं तो हमें जीने का हक नहीं है, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम मुशरिक हैं तो आप हमें जीने नहीं दीजिएगा, रौन दीजिएगा अपने पैरों से। यही होगा हमारा आपका रिश्ता क्या? मैं तो पूछ रहा हूं मेजर साहब, हमारा आपका रिश्ता क्या? मैं तो ला इलाहा नहीं बोलता, तो मेरा आपका रिश्ता क्या? जजिया या तलवार या प्यार? ये बता दीजिए आप जी। जी रजा सर, क्या कहेंगे? आपसे सवाल पूछ रहे हैं अभिषेक सर। अच्छा, एक तो ये कि मैं नमस्ते कह देता हूँ डॉक्टर अभिषेक को, वो मुझे नहीं मालूम कि उनको किसने बताया कि जी नमस्ते नहीं कहते। हाँ, ये है कि जी जाहिर है अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने हिसाब से हर कोई सलाम करता है, तो नमस्ते पे तो हम तो बाबा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो हम तो बड़े प्यार देते हैं। नमस्ते, हमारी आपकी मिट्टी की ग्रीटिंग तो नमस्ते और सत श्री अकाल ही है ना जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, कोई इसमें मेरा ख्याल में हर्ज नहीं है एक दूसरे को ग्रीट करना, बल्कि सोशल मैनर्स में आता है कि जो भी आपको मिले आप उसको उसकी जबान में उनके तरीके के मुताबिक जो है वो वेलकम करें, तो इस पर तो कोई एतराज नहीं। अब बड़ी अच्छी जज्बाती तकरीर हो गई है, मुझे पहले भी अच्छा था, अच्छे रिश्तेदार है, वो कुणाल फावला गलती से उठा लिया था, बट नाउ इट्स ट्रस्ट। तो मैं जहां पे मेरा और डॉक्टर साहब का फर्क है वो ये है कि मैं कतन नहीं समझता कि कोई हुकूमत, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, जब तक कि उनमें कोई ऐसे बहादुर ज़हीन और मतलब ऊंचे लोग नहीं आते कि जो इन मसाइल को हल कर सकें, तब तक मेरे ख्याल में कोई इसमें बेहतरी का रास्ता नहीं निकलेगा। और मैं लीडर्स से कोई इतना पुरुमीद नहीं हूं, और हिस्टोरिकली भी मैंने ये देखा है कि जो ग्रेट लीडर्स भी थे वो बुनियादी तौर पे अपने इंटरनल सोशल प्रेशर्स के हाथों मजबूर होके तो फिर उन्होंने कोई ऐसे रास्ते, ऐसे कदम उठाए कि जहां पे वो मतलब उन्होंने लोगों को नए रास्ते के ऊपर वहां पे चलाया। डिवाइड एंड रूल पे इन्होंने ऐसी भड़कीली तकरीर की कि मैं सारे रास्ते ये सोचता रहा कि इनको मैं याद दिला दूं कि सर वो मैंने नहीं कहा,
वो सेक्रेटरी लेवरॉफ ने कहा, और उन्होंने इंडिया के लिए कहा। इनके अपने इंडियन मीडिया में उन चैनल्स के ऊपर, मतलब चैनल्स पे तो ये नहीं कोट करते, लेकिन प्रिंट मीडिया में फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं, तो वहां पे वो कोट हुआ सेक्रेटरी लेवरॉफ का जो बयान था, और उन्होंने ये मशवरा दिया इंडिया को, मतलब वो एड्रेस पाकिस्तान को नहीं कर रहे थे। तो इसलिए ये जो भड़कीली तकरीर वाला जो पूरा सेगमेंट है, वो निमरा साहिबा आप काट के तो वो रशियन एम्बेसी को भेज दीजिएगा कि ये डॉक्टर साहब ने फायर पाकिस्तान की तरफ कर दिया था, लेकिन हकीकत में ये वो जो बंदा जिसने डिवाइड एंड रूल कहा है, ये उसके लिए ये सारी तकरीर थी, तो ये वो उसके पर्सन है। अब बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो छूत छात का मसला, जात पात का मसला, वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक वो किसी और तरीके से था, प्रैक्टिकल उसकी इंप्लीमेंटेशन किसी और तरीके से हो गई। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैला भी इसीलिए कि मेरे ख्याल में, जो मेरी अपनी समझ है और इस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो भड़क देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कि हर माशरे के अंदर एक सोशल सफोकेशन होती है, और मेरे ख्याल में कि सोशल सफोकेशन के शिकार वो लोग जो हैं वो इस्लाम की तरफ ज्यादा माइल हुए। उन्होंने कहा कि कोई और रास्ता निकले कि जिसके जरिए हम जो है वो इस जबर से या इस जो घुटन है इससे हम आजादी हासिल कर सकें। तो मेरा ख्याल में कि वो एक बड़ी रीजन थी कि हिंदुस्तान में ये जो इस्लाम फैला। अब ये बात भी इनकी दुरुस्त है कि जब मैं अपनी एक सोशल आइडेंटिटी तलाश करता हूं, तो एक तरफ तो वो अल्लामा इकबाल का है ना कि अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, कि वो ये कह रहे हैं कि जी आप मगरिब से नेशनहुड का कॉन्सेप्ट ना लें, ये जो अल्लाह का नाम लेने वाली या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब पे अमल करने वाली जो कौम है रसूल हाशमी, वो कह रहे हैं कि ये अपनी हैयत में, अपनी साख में एक खास तरकीब